हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं प्रश्न बैंक इकाई 2 रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं। यहां प्रश्न बैंक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम सारे के सारे प्रश्न बैंक को आपको कवर करवाने वाले हैं संपूर्ण हल के साथ। सारे के सारे प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के पुराने वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं और इन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम इकाई 2 को कवर करने वाले हैं, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। अब इस वीडियो के माध्यम से हमने अंक का बंटवारा किया जो इस पाठ का नाम है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में 5 अंक के आने वाले हैं, जिसमें 2 आपके विकल्प आने वाले हैं और एक 3 अंक का प्रश्न। इसी प्रकार से टोटल आपके 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो अब हम ऑब्जेक्टिवली प्रश्न को समझते हैं और कवर करते हैं। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव में लिखा 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होते हैं। तो 3p कक्षक में हमारे जो होते हैं वो होते हैं एक नोड आपके त्रिज्य कक्षक होते हैं। 4d कक्षक में कितने कोणीय नोड होते हैं। तो 4d कक्षक में आपके 2 नोड होते हैं। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग का प्रक्षेप अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। यदि इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ इस सिद्धांत को। तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की संख्या 9 होती है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों के युग्म में कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही रहेगा, Fe3+ और Mn2+ आपका। फिर अगला देखते हैं छठा वाला, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव तरंगे तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला अल्फा कण जो हीलियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन धनात्मक परमाणु के साथ उपस्थित होती है, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। के सेल, अब के सेल बोल सकते हैं, इसको कक्षक भी बोल सकते हैं। के कक्षक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन में भिन्नता होती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा। स्पिन या घूर्णन क्वांटम संख्या, घूर्णन मतलब जो अक्ष के परिता घूमती रहती है, इसको घूर्णन बोलते हैं। अब हम 8वें वाले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। निकिल +2 आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Ni से Z28 में कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा। के मतलब पोटेशियम, परमाणु संख्या N 19 है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में 4 क्वांटम संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो N में है उसमें 4 रहेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। N में 4 रहेगी, L में 0 रहेगी, M में 0 रहेगी और आपकी S में प्लस आधी रहेगी, मतलब 1/2 रहेगी। दिगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होती है। तो 2l कक्षकों की संख्या होती है। इसको इस प्रकार से आपको लिखना 2l। अगला देखते हैं 12वां वाला। 12वें में लिखा हुआ है उच्च तरंगदैर्घ्य वाली किरण है। तो जिसकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, मतलब लैम्डा का मान ज़्यादा होता है, वो रेडियो तरंग कहलाती है। समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। तो जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उनमें समस्थानिक में समस्थानिक किन्हें कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। फिर अगला देखते हैं 14वां वाला, एक तेल की बूंद पर आवेश 6.39 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम है। तो तेल की बूंद में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होगी। 4d कक्षक में निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्या सेट करता है। तो 4 2 1 -1/2। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए दिगांशी क्वांटम संख्या L का मान होगा। तो L का मान होगा 0। Fe+3 आयन में Fe में परमाणु क्रमांक 26 है तो D इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 5 रहेगी। फिर 18वां वाला पढ़ते हैं। परमाणु के उपकक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न में से द्वारा निकाली जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 4l+2 द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रयुक्त प्रकाशिकी की नंबर 1 आवृत्ति के समानुपाती, नंबर 2 तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, नंबर 3 तीव्रता के समानुपाती या नंबर 4 तरंग संख्या के समानुपाती। तो इसका सी वाला ऑप्शन है, तीव्रता के समानुपाती। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके जो दिए गए हैं यहाँ पर 1 ग्राम में, ये जो प्रश्न 3 अंक के दिए गए हैं,
ये संपूर्ण प्रश्न आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूँ। अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के पुराने वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वो पुराने वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 20 प्रश्न दिए हैं उन 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ और उन 20 प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इस प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं और आपको कॉपी में किस प्रकार से नोट करने हैं। तो देखिए अब ये प्रश्न क्रमांक पहले 3 अंक के से हम आपको दिखाने वाले हैं। अब देखते हैं हम इस वीडियो में पहला वाला, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकल्पित कीजिए। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको 1 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन भार 9.11 गुणित 10 की घात -28 ग्राम होता है। जब मैं इसको बटे में ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये 1 के बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, इसका जब क्रॉस गुणा करते हैं तो यहाँ पर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में आपका यहाँ निकल जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें कहा गया है नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या Z वाले परमाणु में अपूर्ण प्रतीक क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमारे परमाणु द्रव्यमान A लिखा हुआ है और परमाणु संख्या आपकी Z लिखी हुई है। तो पहले वाले में जो परमाणु संख्या है आपकी, तो परमाणु संख्या Z जो 17 नंबर पे है, उसको जिसकी परमाणु संख्या या जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है, वह कौन सा तत्व है, इसकी पहचान आपको करके बतानी है। तो चाहो तो आपके रसायन के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं, किंतु हम आपको बता देते हैं कि 17वें नंबर पर कौन सा तत्व आपका लिखा हुआ है। तो Cl जिसका क्रमांक 17 है उसे Cl बोलते हैं और इसका परमाणु भार कितना है? 35। तो इसका आंसर आपका रहेगा, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, Cl। अगला वाला देखते हैं, 92 नंबर वाले की संख्या कितनी है? 92। यानी कि 92 नंबर पर हम देखते हैं आपका क्या उपस्थित होता है। तो 92 नंबर पे आपका है यूरेनियम, है ना। उसकी जो परमाणु संख्या है आपकी 33, है ना। तो जिसका क्रमांक, तो ये आपका U, इसको हम लिख सकते हैं। अगला वाला देखते हैं, 4 चौथे नंबर पर जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, वो जैसे कि Z हम परमाणु संख्या से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है वह कौन सा तत्व है? तो परमाणु क्रमांक 4 वाला जो तत्व है आपका, वहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, ये है आपका बेरिलियम, जिसका परमाणु भार हमारा 9 है, तो इसको B हम बोल सकते हैं। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं, थर्ड वाला प्रश्न। उसमें कहा गया है, एक प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 ppm है तो उसमें 1 जूल ऊर्जा दे सकते हैं, तो फोटान की संख्या बताइए। तो तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा का मान दिया है। अब लेमडा का मान हमने जब कन्वर्ट किया तो हमारा हो जाएगा 12 की घात कितनी हो जाएगी हमारी? 10 की घात हमारी -12 हो जाएगी। और एक फोटान की ऊर्जा यानी कि E बराबर hc/लेमडा। यहाँ पर पूरा मान रखा हमने जो दिया था हमारे प्रश्न में, और उसको सॉल्व किया तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आ गई, फोटान की संख्या इसमें भाग लगा दिया। ये आप देख। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपका सवाल, यदि 4 गुणित 10 की घात 7 मीटर तरंगदैर्घ्य वाले फोटान को 3.13 EV कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराया जाता है तो एक फोटान में ऊर्जा की जो मात्रा है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा 3 प्रकाशी की इलेक्ट्रॉन में होगी। तो इसमें देखते हैं, तो फोटान की ऊर्जा EV बराबर 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटान की ऊर्जा यहाँ पर मान रखा, सेम इसके जैसा सवाल है, भाग लगाया, सॉल्व किया। इसमें दूसरे नंबर पे सवाल, या आप इनको नोट करें आसानी से और इनको आपके प्रश्न में लिखें। फिर 5वां देखते हैं, सोडियम के परमाणु के आयतन के लिए 242 nm तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है, तो सोडियम में आयनन ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर एक फोटान की ऊर्जा बराबर E मतलब ऊर्जा, H इसका प्लांक और V इसका वेग। यहाँ पर मान रखा हमने, यहाँ पर सोडियम की आयनन ऊर्जा प्राप्त हुई। अब पावली के अपवर्जन सिद्धांत को समझाइए तो, और इसका उपयोग क्यों किया गया। जब भी दो जो समान
फर्मियन एक ही समय में एक समान क्वांटम संख्या स्थित रह सकती हैं, क्योंकि किसी भी एक ही परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन के लिए यह नियम कहता है कि यहाँ से नियम आपका स्टार्ट है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है। जो चक्रण क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होती है। यह पाउली ने अपने नियम में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार समान अवस्था वाले अथवा समान गुणधर्म वाले दो कण किसी भी एक समय में एक स्थान पर नहीं रह सकते। वो असमान रहेंगे तो वो रह सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार हम हुंड का नियम देखते हैं। हुंड के नियम को, इसको बहुलकता का नियम भी कहते हैं। तो हुंड नामक वैज्ञानिक ने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन संबंधित नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। मतलब समान ऊर्जा वाले कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती है, वहां बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसके बाद इसमें से किसी भी कक्षक में जब दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तब उस कक्षक के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं, है ना, विपरीत चक्रण वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि समान ऊर्जा वाले सभी रिक्त कक्षक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए निम्न से उच्च की तरफ। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जब समान ऊर्जा वाले कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, तभी आने वाले नया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले वाले कक्षक में युग्मित होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो सी कार्बन, उसका परमाणु क्रमांक 6, तो यहाँ पर 1s2 अब्बाह के नियम से 2s2 और 2p2 बॉक्स में चित्रित व्याख्या की गई। तो पहले वाले जो एस कक्षक में है दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को हमने लिख दिए। फिर यहाँ पर दूसरे वाले के 2 लिख दिए, और यहाँ पर 3 जो कॉलम है तो इसमें यहाँ पर 2 है तो इनको सिंगल सिंगल लिख दिया। फिर इसी प्रकार यदि भरना हो तो यानी कि एक ही में, जैसे ये यहाँ पर दोनों खाली है, इनकी जगह खाली थी तो आ गया, इस प्रकार से दोनों को एक ही कॉलम में इसको भरना है। तो ये हुंड का नियम आपका कहलाया। फिर 8वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें वाले क्वेश्चन में आपको 2s कक्षक 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, तो यहाँ पर आपको सूत्र के माध्यम से इसमें रूट के अंदर लिखा, सॉल्व किया, यहाँ पर आपका सवाल प्राप्त हुआ। यदि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन गतिशील हो तो संलग्न तरंगदैर्घ्य वाले इनमें से कौन सा अधिक तेज गति से करेगा और क्यों। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिख दिया हमने, यहाँ पर सूत्र लिख दिया, यहाँ पर हमने प्रोटॉन को PP नाम दे दिया, MV, यहाँ इलेक्ट्रॉन को EE नाम दे दिया। जब H से हमने काटा तो हमारा बचा दोनों, आपको ऊपर हमने पलट के लिख दिया। अब यहाँ पर PM अधिक, जब इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन कम तो द्रव्यमान प्रोटॉन अधिक, और यहाँ वेग इलेक्ट्रॉन अधिक तो यहाँ पर प्रोटॉन कम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मान कम होता है प्रोटॉन से, चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के वेग से अधिक होता है ना, वेग से अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में अधिक तेज होता है। अब यहाँ कॉपर की बात कर दे, कॉपर एक प्रति चुंबक में कॉपर में दो अनुचुंबकीय का कारण दीजिए। तो यहाँ पर कॉपर में +2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, 2 यहाँ पर जरूरत थी, यहाँ पर 9 आया और यहाँ पर 10 आया। तो यहाँ पर देखते हैं अंतिम कोष में दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में C+ और 3D में उपकोष पूर्ण है, जबकि 2+ में 3D उपकोष अपूर्ण है। अतः C+2 जो है वो अनुचुंबकीय है और Cu+ ये प्रतिचुंबकीय है। फिर अगला वाला प्रश्न, CO2 और NO2 अगुणित वेग में गति करते हैं, तरंगदैर्घ्य का अनुपात, जैसे हमने पुराना सवाल किया। अब पावली का अपवर्जन नियम, तो पावली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। इस नियम को मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की कुल चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है, संयोग से बने हुए कुल समूह के संख्या के बराबर होती है। अब हुंड का नियम, ये बहुलकता का नियम ऊपर हमने समझ लिया था, यहाँ पर हमने इसको फिर यहाँ पर देखते 14 वाला, पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, इसके संबंधित डी ब्रागली समीकरण को उत्पन्न कीजिए। तो जिस प्रकार कण की भी द्वैत प्रकृति होती है उसी प्रकार पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है, इतना भी आप लिख सकते हैं। फिर इसी आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक डी ब्रागली नामक समीकरण दिया, जिसे डी ब्रागली समीकरण भी कहते हैं। अब डी ब्रागली समीकरण को हमें सिद्ध करने के लिए दो बातों की आवश्यकता लगेगी। एक तो हमारे पास ऊर्जा समीकरण, तो E बराबर h/ν, यहाँ पर न्यू इसकी आवृत्ति है, और आइंस्टाइन समीकरण, यहाँ पर E बराबर mc²। जब दोनों ऊर्जा है तो दोनों की तुलना हमने कर दी, तो h, न्यू और mc²। यहाँ पर न्यू जो आवृत्ति उसका मान होता है प्रकाश की चाल,
है ना, निर्वात में, और ये लेमडा तरंग दैर्घ्य। तो न्यू की जगह पे हम मान रख देते हैं। अब हमें यहाँ से लेमडा का मान निकालना है, तो इनका आपस में क्रॉस गुणा कर देते हैं। यहाँ सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमने डी ब्रागली समीकरण को सिद्ध करके बता दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा को अवशोषित कर देता है, मतलब निकाल देता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसका गणितीय रूप भी लिखना है। तो हाइजेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने अपने अनिश्चितता सिद्धांत को पूर्ण किया। सन 1927 में जर्मनी भौतिक शास्त्र वर्णन हाइजेनबर्ग ने किसी भी गतिमान कण के स्थान पर संवेग दोनों एक साथ ठीक ठीक निर्धारण करना असंभव है। संवेग और स्थान, कण के स्थान और संवेग दोनों एक साथ करना। इस सिद्धांत के अनुसार कण के अनुसार स्थान जितना ही निश्चित किया जाएगा, उसका संवेग उतना ही अनिश्चित रहेगा। इसी प्रकार संवेग जितना निश्चित होगा, प्रति स्थान उसका अनिश्चित रहेगा। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित उपकोष क्या कहलाते हैं? तो अर्धपूर्ण हम देखते हैं, यहाँ पर किसी स्थायी विन्यास की ऊर्जा न्यूनतम होती है। समान कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा भिन्न भिन्न कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में अंत में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कम हो जाता है तथा भिन्न भिन्न कक्षकों में विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अंतः प्रतिकर्षण होता है। इसे ऊर्जा स्तर प्राप्त हो जाता है। अब आप-बाहु का नियम को ही N+L का नियम भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1, इस उपकोष में N और L का मान न्यूनतम होता है, इसे इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाता है। मतलब यहाँ कक्षकों का नियम भी कहलाता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक। जब दो उपकोष के लिए N+L का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उपकोष में पहले भरा हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए N का मान कम हो जाता है। नीचे विभिन्न चित्र में N+L के मान दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर N+L का नियम यही, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक भरे जाना। N+L समान होता है, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और N का मान न्यूनतम होता है या कम से कम होता है। अगला क्वांटीकरण क्या है? अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, अध्याय 2 का। क्वांटीकरण आवेश का वह न्यूनतम मान जो इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है, उसको हम उस समय भौतिक राशि का क्वांटम तथा इसी प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने इस वीडियो में अध्याय 2 जो कि परमाणु संरचना के सारे प्रश्न को कवर किए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार पुराने वीडियो की जो अपडेट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द आपको मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।